अगर मैं कहूं कि 20वीं सदी की वो कौन सी घटना है जिसे आज भी हर हिंदुस्तानी याद रखना चाहता है, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947। अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन सी घटना है जिसे हर हिंदुस्तानी भूलना चाहता है या इतिहास के पन्नों से हटाना चाहता है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान का बनना। अगर मैं पूछूं पाकिस्तान कैसे बना, तो आप इसके बारे में 4 थ्योरीज की बात करें। पहली थ्योरी ये है कि ये जिन्ना की महत्वाकांक्षा थी जिसने कुछ मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की नींव रखी। कुछ लोग इसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का परिणाम माने, या कुछ लोग कहेंगे कि ये भारत में बढ़ती बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का परिणाम था। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी माने कि ये कांग्रेस की असफलता थी जिसने एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की संकल्पना को सत्ता के लालच में आकर जिन्ना के सामने समर्पित कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का बनना यूपी के चुनाव से जुड़ा था, तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, और ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और राष्ट्रवादी नेता के.एम. मुंशी की किताब आज़ादी के तीर्थ पढ़ें, तो वे इस चुनाव को संगठित भारत के अंत की शुरुआत मानते। आप मुस्लिम लीग के यूनाइटेड प्रोविंस के सबसे बड़े नेता खलीक उज़्मा की किताब पाथवे टू पाकिस्तान पढ़ेंगे, तो वे कहेंगे कि यूपी के इस चुनाव ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गृहयुद्ध की शुरुआत कर दी, और जिसका अंतिम परिणाम पाकिस्तान का बनना रहा। आप मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ेंगे, तो मौलाना आज़ाद कहते हैं कि ये चुनाव एक निर्णायक क्षण था जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राहें जुदा हो गई। एक राह भारत की ओर गई तो दूसरी राह पाकिस्तान की ओर गई। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, और आज हम बात करेंगे तारीख चुनाव में यूपी के उस चुनाव की जिसने पाकिस्तान की नींव रखी। साल था 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम में तय हुआ था कि भारतीयों को देश के अलग अलग प्रांतों में सरकार बनाने और शासन चलाने का अधिकार दे दिया जाए। ऐसे में जब देश में पहली बार साल 1937 में चुनाव होने की तैयारियां शुरू हुई, तो भारत की ज्यादातर पार्टियों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया। यह ऐसा मौका था जिसे उस वक्त मौजूद रही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय जो भी पार्टी चुनाव जीतकर सामने आती, उसका राजनीतिक वर्चस्व और ब्रिटिश राज के साथ सौदेबाजी की क्षमता बढ़ जाती। लेकिन 1937 का चुनाव आज की तरह नहीं था। यह चुनाव सांप्रदायिक निर्वाचन पर आधारित था, और इस चुनाव के नियम थे कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम रिजर्व सीटों पर सिर्फ मुसलमानों को ही वोट देंगे, और सामान्य मतदाताओं को किसी को भी वोट देने की आजादी थी। ऐसे में सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर हुए 1937 के चुनाव को लेकर जिन्ना काफी निश्चिंत थे कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम लीग को ही वोट करेंगे। तो आइए पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। साल था 1934। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने अपना एक लेख लिखा, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, और उसने पहली बार एक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना रखी और नाम रखा पाकिस्तान। और जब इस लड़के ने उस समय मुस्लिम लीग की रहनुमाई कर रहे और हाल ही में लंदन से लौटे मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की संकल्पना वाला पत्र सौंपा, तो जिन्ना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने इसे बच्चों की नादानी के रूप में लिया। यहाँ तक कि इससे नाराज होकर रहमत अली ने जिन्ना पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए कि जिन्ना कांग्रेस के हाथों बिक चुके हैं। दरअसल चौधरी रहमत अली ये बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि 1937 के चुनाव में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र का प्रारूप ठीक वैसा ही बनाया था जैसा कि कांग्रेस का था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचार कई मुद्दों पर एक जैसे ही थे, जैसे वयस्क मताधिकार पर लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार कैसे गठित होगी, न्यूनतम मजदूरी दर कैसे तय होगी, किसानों को आर्थिक सहायता कैसे दी जाएगी, और दमनकारी कानून कैसे वापस लिए जाएंगे। मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की भी बात की गई। और अगर आप 1936 से 37 के यानी यूपी के चुनाव संपन्न होने तक की घटनाओं को देखें, तो जिन्ना के भाषणों में कहीं भी कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। लेकिन ऐसा क्या था
कि जिन्ना ने अक्टूबर 1937 के लखनऊ अधिवेशन में आते आते ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कैसे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के जीतने का मतलब है हिंदू वर्चस्व की स्थापना करना। उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि अब अगर कांग्रेस जीत गई तो इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जाहिर बात है, मात्र कुछ महीनों के चुनाव ने आखिर जिन्ना का ये रूपांतरण कैसे किया। क्यों जिन्ना 1937 में लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे तो केवल उनके कपड़े नहीं बदले थे, केवल उन्होंने पश्चिमी कोट पैंट और हैट को उतारकर शेरवानी और जिन्ना टोपी ही नहीं पहनी थी, बल्कि जिन्ना पूरी तरह बदल चुके थे। वो जिन्ना जिन्हें गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, वो जिन्ना जिन्हें संविधानवादी कहा जाता था, अब वो सांप्रदायिक जिन्ना बनेंगे। और आप देखेंगे कि कैसे जिस जिन्ना ने चौधरी रहमत अली के 1934 के प्रस्ताव को बच्चों की नादानी माना था, अब वही जिन्ना 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कराएंगे। और जिन्ना का ये प्रस्ताव अब मुस्लिम लीग का वो पहला कदम होगा जो भविष्य के पाकिस्तान का निर्माण करेगा। और इसका यूपी के 1937 के चुनाव से प्रत्यक्ष संबंध है। आइए समझेंगे कि ये कहानी कैसे शुरू हुई और इसका यूपी के 1937 के चुनाव से क्या लेना देना था। जब साल 1937 के चुनाव होने वाले थे तो उस समय अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष और भारत व पाकिस्तान के भविष्य के राजप्रमुख यानी कि नेहरू और जिन्ना इस चुनाव की कमान संभाले हुए थे। 1937 के इसी चुनाव में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच थोड़ी थोड़ी दीवार बननी शुरू हुई थी। जब चुनाव का प्रचार हो रहा था तो नेहरू ने बार बार जिन्ना को यह कहकर प्रवोक किया कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से बाहर निकले और आम मुसलमानों तक जाएं। 1937 के इसी चुनाव के दौरान पंडित नेहरू ने बार बार यह भी कहा कि भारत में कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की न होकर एक नवाबों की पार्टी है। इसके अलावा 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह भी कहा कि पूरे भारत में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, इनमें एक ब्रिटिश राज और दूसरी कांग्रेस। अगर आप कांग्रेस का विरोध करते हैं तो इसका मतलब है आप अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी जब तक 1937 के चुनाव के परिणाम नहीं आए थे तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तल्खियां ज्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही 1937 के चुनाव के रिजल्ट आए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की तल्खियां एक स्थायी दीवार के रूप में बदल गई। इसमें भी असली मुद्दा तब आया जब मुस्लिम लीग को यह पता चला कि सामान्य सीटों पर कांग्रेस ने कुल 70% सीटें जीत ली हैं और मुस्लिम रिजर्व सीटें, जहां के लिए नियम यह था कि इन सीटों पर सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोटर होंगे, वहां भी मुस्लिम लीग का चुनावी परिणाम काफी खराब था। यहां तक कि पंजाब, सिंध और नॉर्थ फ्रंटियर, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उन जगहों पर 156 मुस्लिम रिजर्व सीटों पर मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। साल 1937 के इसी चुनाव ने मुस्लिम लीग के उस दावे की पोल खोल दी कि वो पूरे भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, और यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां बढ़ गई। दरअसल इन घटनाओं ने जिन्ना के सामने और पूरी मुस्लिम लीग के सामने एक प्रतिनिधित्व का प्रश्न खड़ा कर दिया था। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, भले ही मुस्लिम निर्वाचन सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत नहीं मिली थी, पर सच्चाई ये भी थी कि कांग्रेस को भी इन सीटों पर जीत नहीं मिली थी। कुल 482 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इन सभी मुस्लिम सीटों पर प्रांतीय पार्टियां जैसे मुस्लिम बहुल इलाके वाले बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में 1937 के इसी चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान वोटों को जीतने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में चुनाव के बाद प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1937 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिन्ना की आखिरी उम्मीद यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी थी। दरअसल 1916 में हुए लखनऊ समझौते के जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया था और कहा था कि हम मिलजुल कर सभी प्रांतों में सरकार चलाएंगे। और जिन्ना इस समझौते के तहत संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर एक सरकार बनाना चाहते। लेकिन संयुक्त प्रांत में जिन्ना को पहला झटका तब लगा जब मौलाना आज़ाद ने जमात उलेमा को कांग्रेस में शामिल कर लिया।
इससे कांग्रेस का ये दावा मजबूत हुआ कि वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। दूसरा झटका मौलाना आज़ाद ने ये दिया कि उन्होंने खलीक उजमा से पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर दी और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि यदि पूरी यूनाइटेड प्रोविंस की मुस्लिम लीग कांग्रेस में शामिल हो जाए तो यहाँ वो मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेंगे। साल 1937 के चुनाव में मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस के नहीं जीतने पर पंडित नेहरू ने दावा किया कि मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के बीच नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद नेहरू ने पूरे भारत में जनसंपर्क अभियान की घोषणा कर दी और इसे अल्लामा इकबाल ने एक चुनौती के रूप में लिया। इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस के नेता खलीक उजमा ने कांग्रेस के विलय के प्रस्ताव को नकार दिया और जब साल 1937 में ही मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इसके बाद जिन्ना के सुर पूरे तरीके से बदल गए। यहाँ पहली बार अल्लामा इकबाल की प्रेरणा से उन्होंने ये नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है और 1940 में मुस्लिम के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार वो जिन्ना जो 1934 तक कह रहे थे कि पाकिस्तान की संकल्पना कुछ भ्रमित युवाओं की संकल्पना है, उन्हीं जिन्ना ने इसे अपने जीवन का आखिरी प्रश्न बना लिया। अब उन्होंने ये समझ लिया कि अब उन्हें कांग्रेस से बातचीत नहीं करनी है क्योंकि सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास नहीं ब्रिटिश राज के पास है और वो ब्रिटिश राज से एक सच्चे वकील की तरह मुकदमा लड़ेंगे और अपने मुवक्किल यानी पाकिस्तान की जनता को न्याय दिलाएंगे। इसका परिणाम देखिए कि वो मुस्लिम लीग जो 1937 के चुनाव में मुस्लिम निर्वाचित सीटों पर 25% सीटें नहीं जीत पाई थी, उसने 1946 के चुनाव में 85 से 90% मुस्लिम आरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। और वो मुस्लिम लीग जो आज के पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 2 सीटें भी नहीं जीत पाई थी, उसने अब 156 में 116 सीटें जीतकर पाकिस्तान और 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ा दी। अगर 1937 के यूनाइटेड प्रोविंस के चुनाव में अगर लीग और कांग्रेस में समझौता हो गया होता तो शायद मौलाना आज़ाद के शब्दों में लीग का धीरे धीरे कांग्रेस में स्वतः ही विलय हो जाता और इसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो मैं आपसे अब आखिरी सवाल पूछता हूँ कि आपकी नज़रों में 1937 का ये चुनाव क्या था? अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप इतिहास में पीछे जाकर अपने किसी घटना को या इतिहास के किसी पन्ने को बदल सकें तो क्या आप इस घटना को बदलना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि यूनाइटेड प्रोविंस में जिन्ना की मुस्लिम लीग और नेहरू के कांग्रेस में समझौता हो जाए? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर बताएं कि यूपी के इस चुनाव की पाकिस्तान के निर्माण में क्या भूमिका है।